गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना। अभी तक अपन ने जो भी लेक्चर अटेंड किए हैं, जो भी लेक्चर पढ़े हैं, उसमें अपन ने डिस्कस किया है कि विमीय विश्लेषण विधि क्या है और उसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। उसमें से अपन 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, उनके ऊपर बेस्ड आंकिक सवाल जो न्यूमेरिकल हैं वो कर चुके हैं। तो आज उसका तीसरा एप्लीकेशन है भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना। ये तीसरा एप्लीकेशन है उनका। तो विभिन्न भौतिक राशियां, जैसे कुछ भी फिजिक्स में या किसी भी साइंस में कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है, जैसे कि बताया जाए कि बल, दाब, संवेग, प्रतिबल, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। तो उनके बीच में जिन बातों पर निर्भर करते हैं, जिन कारकों पर, जिन वेरिएबल पर, जिन चरों पर ये निर्भर करते हैं, उनके मध्य और जो भौतिक राशि है उनके बीच में संबंध ज्ञात करना। जैसे कि आगे सवाल करने से पहले मैं थोड़ी जानकारी दूँ। सपोज मैं कहूँ कि किसी भी 2 कणों के बीच में, जो 2 कण हैं, द्रव्यमान m1 और m2 है, तो उनके बीच में दूरी r है, तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यह भौतिक राशि F है, यह Gm1 m2 और r के ऊपर निर्भर करती है। एक प्रकार से G तो नियतांक है, यहाँ पर यह m1 m2 और r स्क्वायर पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से अपन इनके बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि कोई भौतिक राशि विभिन्न चरों पर निर्भर करती है, तो उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। इस पूरे टॉपिक को अपन एग्जाम्पल से समझाएंगे, प्रैक्टिकली समझाएंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू। जैसे अब मैं भाषा में या लैंग्वेज में थियरी बोलता हूँ कि कोई भी एक m द्रव्यमान का कण है, वह वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। m द्रव्यमान का कण वृत्तीय पथ में गति कर रहा है और उसका रेखीय वेग v है, और जिस वृत्तीय पथ में वह गति करता है उसकी त्रिज्या r है। तो इस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, उनके बीच में संबंध स्थापित करो। तो सवाल क्या है, m द्रव्यमान का कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है तथा कण का रेखीय वेग v है, तब कण पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल, जिसको मैं Fc बोलता हूं, सेंटीमीटर फोर्स, अभिकेंद्रीय बल वह Rmv के मध्य सूत्र का व्युत्पन्न करो। अब यह अपन मैकेनिकल तरीके से, यांत्रिक विधि मैकेनिक्स में भी कर सकते हैं, पढ़ेंगे इसको आगे। लेकिन अभी यहाँ पर अपन को विमीय समानता सिद्धांत या फिर विमीय विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हुए यह सवाल हल करना है।
तो इसमें क्या है, कोई भी एक कण है, m द्रव्यमान का कण है और वह ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ये r त्रिज्या है, यह कण का द्रव्यमान m है और ये कण का रेखीय वेग v है। किसी भी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट समय t पर थोड़ी देर बाद में कण का वेग है वह इसकी दिशा बदल जाएगी। ऐसे कण के वेग की दिशा बदलती रहती है, लेकिन कण की त्रिज्या हमेशा नियत रहेगी। ये कण का द्रव्यमान है। अर्थात अपन ये कह भी सकते हैं कि केवल डायग्राम समझाने के लिए कि कण समय के सापेक्ष कण में जो विस्थापन है वह कोणीय विस्थापन के रूप में हो रहा है, θ1 और θ2। तो पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचने में लगा समय t1 है, तो विस्थापन θ1। पॉइंट B से पॉइंट C तक पहुंचने में लगा समय t2 है, तो विस्थापन θ2। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्र केंद्र की तरफ एक बल लगेगा कण के बैलेंस कंडीशन के लिए, और वह अभिकेंद्रीय बल कण की त्रिज्या पर, कण के द्रव्यमान पर और कण के रेखीय वेग पर निर्भर करेगा। तो अपन को सूत्र जो फॉर्मूला है वह डिराइव करना है। अभिकेंद्रीय बल Fc, त्रिज्या r, द्रव्यमान m और रेखीय वेग v के मध्य। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है सवाल में, पढ़िए। सवाल में दिया गया है m द्रव्यमान का कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है तथा कण का रेखीय वेग v है, तब कण पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल Fc व Rmv के मध्य सूत्र का व्युत्पन्न करो। तो कहने का मतलब यह है कि बल है वो निर्भर करता है Rmv पर या Vmr पर। तो बल का सूत्र ज्ञात करेंगे किस टर्म में, त्रिज्या r, द्रव्यमान m और वेग v के रूप में। तो दिया गया है Fc अभिकेंद्रीय बल, दिया गया है r त्रिज्या, m द्रव्यमान, v रेखीय वेग। ये सब मान दिए गए हैं। तो दिए गए हैं और दिए गए अनुसार क्या है कि बल Fc है वह Rmv का फलन है, मतलब ये Rmv पर निर्भर करते हैं। अब देखिए मैं लिख सकता हूं तब Fc है वह निर्भर करता है R, M और V पर, इन तीनों पैरामीटर पर निर्भर करता है। तीनों के रूप में ही इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि यह किस प्रकार से निर्भर करता है, किस प्रकार से डिपेंडेंट है। तो R की त्रिज्या A ले लेता हूं, M की त्रिज्या R की पावर A, M की पावर B और V की पावर C, ये इनकी घातें, तो इसकी विमाएं हो जाएंगी। इस प्रकार से यह निर्भर करता है। साथ में देखिए Fc बराबर K R की पावर A, M की पावर B और V की पावर C। इस प्रकार से मैंने लिख दिया समानुपातिक चिन्ह हटाने पर। जहां पर K है वह एक नियतांक है, नियतांक है या कोई भी नियत मान है, कांस्टेंट मान हो सकता है, तो कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ध्यान रखिए कि यहां पर अपन जब सूत्र ज्ञात करेंगे तो केवल निर्भरता ज्ञात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस द्विमीय समानता सिद्धांत और द्विमीय विश्लेषण विधि में कि अपन यहाँ पर केवल और केवल जो सूत्र ज्ञात कर रहे हैं उसकी निर्भरता के रूप में ज्ञात कर रहे हैं कि एकदम से शुद्ध रूप से सूत्र ज्ञात कर रहे हैं। शुद्ध रूप से सूत्र कैसे, अगर मैं बताऊं कि मैं कहूं कि सपोज कह दिया जाए कि v बराबर 2gh अंडर रूट
वेग के लिए, किसी भी कण के लिए, गिरते हुए कण के लिए, गुरुत्वाकर्षण में गिरते हुए कण के लिए वेग का मान लिया है। तो यहाँ पर विमीय समानता सिद्धांत यह बताता है कि यह निर्भर कर रहा है जी और एच के मल्टीप्लिकेशन के अंडर रूट पर, न कि दो। यहाँ पर ये दो के बारे में जानकारी नहीं देता है। तो अगर आप कोई भी सूत्र ऐसा भी दिया गया होगा ना 3gl, वो भी विमीय समानता सिद्धांत के अनुसार तो सही आएगा। तो यहाँ पर जो नियत मान है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसका रोल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। केवल अपन यहाँ पर सूत्र व्युत्पन्न करते हैं तो भी अपन केवल निर्भरता के रूप में देखते हैं कि इसकी वैल्यू किस प्रकार से निर्भर कर रही है, लेकिन वह जो एक्यूरेट मान होता है एकदम उसके बराबर नहीं होती, उस जैसी होती है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। ओके, तो यह अपना समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा अपन क्या देखते हैं, विमीय समानता सिद्धांत, विमीय समानता सिद्धांत से, विमीय समानता सिद्धांत से क्या, विमीय समानता सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी भौतिक समीकरण के लिए उसकी वाम पक्ष की विमाएं और उसके दाएं तरफ की विमाएं, दोनों तरफ की विमाएं होती है ना, वो समान होती है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर राइट हैंड साइड की डायमेंशन। तो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी विमा बराबर राइट हैंड साइड है उसकी विमा, दोनों समान होनी चाहिए। तो दोनों समान होनी चाहिए, दोनों तरफ की विमाएं लिखो। तो देखिए एफ सी है, तब एफ सी की विमा मतलब एफ सी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल है। तो अभिकेंद्रीय बल है तो बल की विमा ही होगी। तो इस विमा हो जाएगी m1 l1 t माइनस का 2, ये हो गई है विमा, ठीक है, बराबर। अब k की विमा के बारे में तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि k तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब r की विमा देखिए, r क्या है, r त्रिज्या है, रेडियस है। तो त्रिज्या या रेडियस जो भी है वो दूरी है, दूरी का मतलब लंबाई है उसका मात्रक। तो इसको अपन लिख देंगे L और पावर हो जाएगी इसकी A। फिर M क्या है, M द्रव्यमान है, M द्रव्यमान है तो मास, तो इसकी विमा के रूप में लिखेंगे तो M की पावर D। V क्या है, V है वेलोसिटी, वेग, और वेग की विमा क्या होती है L1। यहाँ पर चाहे तो आप 1 लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड अपने आप में, ये L1 ही है यहाँ पर, L1 t माइनस 1 दूरी बटे समय। तो इसकी पावर कितनी है C। चलिए इसको और हल करते हैं। तो हल करेंगे तो हो जाएगा m1 l1 t माइनस का 2 बराबर। अब देखिए इन सब को हल कर लीजिए, जो तीनों अलग अलग विमाएं दे रखी हैं, और इनको MLT के रूप में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ m की पावर क्या क्या बन रही है, m की घातें क्या है। देखिए m यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर क्या है m की पावर a और उसकी भी पावर b, तो m की पावर हो गई है b। अब l, तो l के लिए देखिए l की पावर यहाँ पर है 1 और उसकी पावर है a, तो l की पावर a हो गई है। लेकिन यहाँ पर l1 और उसकी पावर c, तो l की पावर c भी हो गई। तो l की पावर, चूंकि l की पावर b और l की पावर c बराबर l की पावर b प्लस c, जब किसी भी बेस की किसी भी घातांक नियम के अनुसार जो बेस है वो समान है, दो अलग अलग घातों के लिए बेस समान है, तो गुणनफल में उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए बेस का मतलब आधार, यहाँ पर आधार l है, यहाँ पर भी आधार l है, तो आधार समान है और उनकी घातें अलग अलग है, तो गुणनफल करेंगे तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो गई है b प्लस का c। अब देखिए m हो गया, l हो गया, बचा है t, तो t की पावर या माइनस 1 की पावर c, तो t है उसकी पावर होगी माइनस की c। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 एक दूसरे के बराबर है। अगर एक दूसरे के बराबर है समीकरण 2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक जो भौतिक राशि है, प्रत्येक जो वैल्यू है
जो मान है मात्रक है उसके लिए उनकी विमाएं समान होंगी। यहाँ पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की विमा यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर द्रव्यमान की विमा b है, तो यहाँ पर लंबाई की विमा 1 है, तो लंबाई की विमा b प्लस c है। समय की विमा -2 है, तो यहाँ पर समय की विमा -c है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर समीकरण 2 संतुष्ट होता है तो इनकी घातें आपस में समान होनी चाहिए। देखिए, यदि समीकरण 2 संतुष्ट होता है तब दोनों तरफ की घातें तुलनात्मक होंगी। दोनों तरफ की घातों की तुलना कर सकते हैं अपन इजीली। तब m की घातों की तुलना से तो समीकरण 2 में m की घातों की तुलना करो, तो m की घातों की तुलना करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में m की घात कितनी है 1 बराबर, राइट हैंड साइड में m की घात कितनी है b। यह समीकरण नंबर 3। ऐसे ही l की घातों की तुलना से तो l की घातों की तुलना करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में l की घात कितनी है 1, l की घात 1 है, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में l की घात 1 और राइट हैंड साइड में कितनी है b प्लस c, तो b प्लस c और ठीक है, देखते हैं अभी। और t, अगर मैं कहूं t तो t की घात है उनकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगी -2 बराबर -c, तो -2 बराबर -c, ये वाला मान अपने पास में आ गया है। ओके, ठीक है, यहां पर अपन ने लिख दिया है ऑलरेडी। L था जो R है, R त्रिज्या थी, उसकी पावर 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो ये आ गया अपने पास में, सॉरी यहाँ पर अपन ने छोटी सी मिस्टेक की है। ये देखिए यहाँ पर L की पावर A है और ये C है, सॉरी ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा करेक्शन है। L की पावर A है तो L की पावर A और L की पावर C, तो ये इसको करेंगे अपन L की पावर A प्लस C, तो यह है L की पावर A प्लस C। ध्यान रखिए करेक्शन है छोटा सा, ठीक है। L की पावर A प्लस C है, m की पावर केवल b है तो m की पावर b, L की पावर a और L की पावर c, तो L की पावर a प्लस c और t की पावर -c। तो अपन ने m की तुलना की है तो 1 बराबर b, L की तुलना करेंगे तो a प्लस c, तो ये a प्लस c होना चाहिए। ओके, यह है a प्लस c। और t की तुलना करेंगे तो t की तुलना करने पर घातें आएंगी, वो कितनी होंगी, t की तुलना करने पर आ जाएगी -2 और -c, तो ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब समीकरण 3, 4 व 5 को हल करने पर इनको सॉल्व कीजिए और ABC के मान निकालिए। तो देखिए B का मान कितना है 1, C का मान कितना है 2, B का मान तो 1 आ ही गया, C का मान माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो 2 आ गया, और जब C का मान 2 है तो A का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए A का मान रखेंगे A प्लस 2 बराबर 1, तो A का मान हो गया है -1। ये अपने पास में तीनों मान आ गए A प्लस B के।
ये a प्लस बी के तीनों मान आ गए हैं, तो मान रख दीजिए। तो मान रखेंगे तो हो जाएगा, देखिए एफ सी समानुपाती आर एम बी, इसकी पावर ए बी सी, साथ में क्या था, एफ सी बराबर के आर ए एम बी वी सी। तो देखिए एफ सी समानुपाती, आर की पावर कितनी है, आर की पावर है माइनस का 1, तो आर की पावर माइनस का 1, एम की पावर 1, वी और सी की पावर सॉरी वी की पावर है 2। तो ये सूत्र बन जाएगा अपना समानुपाती एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया अभिकेंद्रीय बल, और इसी रूप में लिख सकते हैं, जैसे के तो आएगा के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए जो ओरिजिनल सूत्र है वह है एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही है। तो यहाँ पर इस सूत्र में अगर मैं के बराबर 1 ले लेता हूँ, के बराबर 1 ले लूँ, तो यह सूत्र इस रूप से हो जाएगा, एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अर्थात कोई भी कण अगर वृत्ताकार पथ पर गति करता है आर त्रिज्या के लिए, तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल या केंद्र की तरफ लगने वाला बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये अपन बीमीय विश्लेषण विधि के द्वारा मान ज्ञात कर लिया है। अभी ऐसे एक छोटा सवाल और करते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर या सवाल नंबर दूसरा, तो उसमें सवाल नंबर दूसरा क्या है, मान ज्ञात करना है। कोई एल लंबाई का पेंडुलम, एल लंबाई का सरल लोलक का आवर्तकाल यहाँ पर एल लंबाई व एम द्रव्यमान, साथ में ये भी लिख लीजिए एम द्रव्यमान, एल लंबाई और एम द्रव्यमान का सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, तब आवर्तकाल टी का एल व एम व जी के मध्य सूत्र स्थापित करो। कोई भी एम द्रव्यमान का एक सरल लोलक है, ऐसे धागा है एल लंबाई का और उसके एम द्रव्यमान का वजन लटका रखा है और वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है इस प्रकार से, तो उसका जो आवर्तकाल है उस आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करो। और वह आवर्तकाल का सूत्र है वह है लंबाई एल, द्रव्यमान एम और गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो दिया गया है, इसके लिए पहले सॉल्यूशन देखिए। दिया गया क्या है, टी बराबर आवर्तकाल, एल बराबर लंबाई, एम बराबर द्रव्यमान और जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण। अगर ऐसा है तो इन तीनों पर निर्भर करेगा आवर्तकाल। तो देखते हैं इनका सूत्र कैसा आता है। तो चूंकि टी समानुपाती एम एल और जी, अब इनकी पावर 1, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी ले लेते हैं। तो देखिए टी बराबर के एम ए एल बी और जी सी, ये अपने पास में आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी दोनों तरफ की विमाएं लिखिए। क्योंकि विमीय समानता सिद्धांत के अनुसार, ये लिखना है, विमीय समानता सिद्धांत के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं बाएं पक्ष की विमाएं दाएं पक्ष की विमा के बराबर होती हैं संतुलन की अवस्था में। तो
अगर ऐसा है तो समीकरण एक से तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड दाएं पक्ष की विमा लिखिए तो हो जाएगा m0l0t1, ये है आवर्तकाल की विमा। अब दाएं पक्ष की तरफ विमा लिखिए तो k तो एक नियतांक है, कांस्टेंट है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है। अब m की विमा तो m की विमा क्या हो जाएगी, m1l0t0 की पावर a। L की विमा क्या हो जाएगी, तो केवल L1 ही होगी की पावर b। G की विमा क्या है, त्वरण है, तो त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, L1t माइनस की 2 पावर c। गुरुत्वीय त्वरण की विमा है वह L1t माइनस 2, L की पावर 1 t की पावर माइनस 2, और उसकी टोटल मान की जो पावर है वह है पावर c, तो पावर c। तो देखिए इनको लिख दीजिए बीमीय रूप से m0l0t1 इज इक्वल टू, अब इसमें लिखिए मान m की पावर यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई a, तो m a। l की पावर यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाई b, तो m b, और साथ में गुणा में है एक और l की पावर 1 इंटू c, तो b प्लस c हो गया, b प्लस c। अब t की पावर कितनी है, t की पावर है माइनस का 2c। ओके, ये वाला मान है। तो अगर ये वाला मान है तो इसको आप सोल्व कीजिए, तो ये समीकरण नंबर 2 है। अगर समीकरण नंबर 2 सही है, यदि समीकरण नंबर 2 विमीय रूप से संतुष्ट करता है तो इनकी जो घातें हैं वो तुलनात्मक होंगी। तो समीकरण नंबर 2 अगर सही है ये, तो इनकी जो घातें हैं वो तुलनात्मक होंगी। तो m की घातों की तुलना करने पर, m की घातें उनकी तुलना करो, तो देखिए m की घातों की तुलना करेंगे तो m की घात लेफ्ट हैंड साइड में है 0 बराबर, राइट हैंड साइड में है a। ओके, ऐसे ही l की घातें अगर उनकी तुलना करेंगे तो l की घात इधर है 0 और राइट हैंड साइड में है b प्लस का c। t की घातों की तुलना करेंगे तो t की घात है, ये t है, गलती से l लिखा गया है, ये t है, तो t की घात इधर है लेफ्ट हैंड साइड में है 1 और राइट हैंड साइड में कितना है माइनस का 2c। तो ये समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5, और इनको सोल्व करते हैं अपन, हल करते हैं इनको, तो हल करने पर मान क्या आता है, हल करने पर मान क्या आएगा, a बराबर 0, ठीक है, ऑलरेडी दिया गया है, c बराबर माइनस का 1/2, यहाँ से देखिए c का मान माइनस का 1/2। अगर c का मान माइनस 1/2 है तो b प्लस c बराबर 0 है, तो b का मान होगा बस c का जस्ट नेगेटिव होगा, तो b बराबर माइनस c होगा, तो b बराबर माइनस c, तो b बराबर 1/2 हो गया। तो ये अपने पास में a b c के मान आ गए। तो जो सूत्र सबसे पहले लिखा था t समानुपाती m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, ये वाला सूत्र अपने लिखा था, तो इसमें मान रख दीजिए। इसमें